क्या थी आचार्य कश्यप की योजना महंत को आजाद करने की? क्या वे अपनी योजना में सफल हो पाएंगे? अधीश को और कितना समय लगने वाला था अपना अगला मंत्र सिद्ध करने में? वो सफल हो भी पाएगा या नहीं? आचार्य कश्यप को पता था कि महंत उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और यदि ये बात सामंत को पता चल गई तो उनकी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जैसे ही महंत को लाया गया और उनकी बेड़ियां उतारी गईं, आचार्य जाकर उनके गले लग गए। महंत को अचानक कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आचार्य ने धीरे से उनके कान में कहा, मैं आपका मित्र हूं महंत। इसके बाद जोर जोर से बोलने लगे, मित्र, कितने वर्षों बाद तुम मुझे मिल रहे हो, वो भी इस हाल में। एक बार तुमने संदेश भेजा होता, मैं इस पूरे क्षेत्र को मिटा देता। क्या तुम भूल गए कि कश्यप क्या कर सकता है? महंत ने धीरे से आचार्य के कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कश्यप कि मैं किसी को भी कुछ कह नहीं सका। आचार्य ने सामंत की ओर देखकर कहा, देख रहे हो सामंत, मेरा ये मित्र ऐसा ही है, अपनी जान दे देगा लेकिन किसी से सहायता नहीं मांगेगा, अपने मित्र से भी नहीं। इस बात के लिए मैं इससे हमेशा नाराज रहने वाला हूं, लेकिन अभी तुम मुझे बताओगे कि आगे क्या योजना है तुम्हारी? सामंत गड़बड़ा गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। फिर खुद को संभाल कर बोला, लेकिन महाशय, मैं इस तरह तो किसी अपराधी को नहीं छोड़ सकता। आचार्य फिर गरजे, वो तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारी प्रजा क्या कहेगी। देवी प्रज्ञामती, इस सामंत का भविष्य बताइए। लारा ने धीरे से आंखें खोल दी और बोली, मैं इतनी देर से इसके भूत और भविष्य का ही अध्ययन कर रही थी। व्यक्ति का वर्तमान उसके पहले के कर्मों पर निर्भर करता है और भविष्य उसके आज के कर्मों पर। भविष्य बदला जा सकता है लेकिन भूत नहीं। आचार्य ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं देवी? लारा ने उसी तरह रहस्यमय आवाज बनाते हुए कहा, मैं वही कहना चाहती हूं जो इसका समय कह रहा है। पूछो इस मक्कार व्यक्ति से। सावधान! सामंत के सैनिक चिल्लाए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली थीं। लारा पल भर के लिए तो घबरा गई, फिर संभल कर बोली, सावधान तो अब आप सबको रहना है। इस व्यक्ति को तुमने अपना मुखिया बनाया है, जिसे तुम अपना रक्षक समझते हो। पूछो कितने मासूम और निर्दोष लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। सामंत चीखा, महंत निर्दोष नहीं है। लारा ने कहा, एक रानी को चोर बताया, कैदी पर बुरी नजर डाली, मां को आदेश दिया, सज्जन को कैद किया। लारा बोलती ही चली जा रही थी, लेकिन सामंत ने उसे रोक दिया। देवी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। अब मेरे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। लारा जोर से हंसते हुए बोली, भविष्य? भविष्य तो तेरे हाथ में है। कर्म साफ रहेंगे तो भविष्य साफ रहेगा। बोल, आईने को साफ रखेगा? सामंत चौंक पड़ा। आईना? मैं समझा नहीं देवी। लारा बोली, आज के कर्म ही भविष्य के आईने में दिखाई देते हैं मूर्ख। सामंत के सैनिकों ने एक बार फिर तलवारें खींच ली, लेकिन अब की बार लारा बिल्कुल नहीं घबराई। वो समझ गई थी कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। सामंत ने सभी सेवकों और सैनिकों को बाहर जाने का आदेश दिया, फिर खुद महंत से जाकर माफी मांगी और आचार्य से बोला, आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन ये बात यहां से बाहर न जाए तो। आचार्य ने महंत की ओर देखा और बोले, मैं तो यहां बस अपने मित्र के लिए आया था। आप सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दें, मंदिर का अनुदान फिर से शुरू कर दें, वरना मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सामंत रणधीर बाहें फैलाकर इनका स्वागत करने के लिए तत्पर बैठे हैं। सामंत बोला, नहीं महाशय, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। महंत जी हमारे नगर में ही रहेंगे और पूरे सम्मान के साथ रहेंगे। सामंत ने अपने सैनिकों को बुलाकर पूरे सम्मान के साथ महंत और आचार्य कश्यप को विदा किया, साथ ही उन्हें बहुत से उपहार भी दिए। महल से बाहर आकर लारा की अब तक रोकी हुई हंसी छूट पड़ी। उसे हंसते हुए देखकर आचार्य कश्यप भी हंसने लगे। काफी देर बाद जब लारा की हंसी रुकी तो वो बोली, हाँ आचार्य, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज तक मैं आपको सिर्फ एक मांत्रिक ही समझती थी, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं।
आचार्य ने कहा, देखा तुमने, जो काम तलवार नहीं कर सकती बुद्धि कर देती है। इसके बाद वे महंत से मिलने पहुंचे। महंत ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद कहूं। अभी तो मेरा आपसे ठीक तरह से परिचय भी नहीं हुआ है और आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। लारा बोली, महंत जी, क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? महंत ने सवालिया नजरों से लारा की ओर देखा तो लारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं लारा हूं महंत जी। महंत को अब याद आया। वे बोले, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तुमने तो बिल्कुल ही रूप बदल लिया था बच्ची, और मैं तुम्हारी आवाज से भी नहीं पहचान सका। इसके बाद वे कुछ और देर वहां रुके। महंत ने कहा कि कुछ और दिन रुक जाइए, लेकिन आचार्य कश्यप को जल्दी से जल्दी प्रकाशनगर लौटना था। लारा ने उन्हें बताया, हम जिस काम से यहां आए थे महंत जी, वो हो चुका है, अब हमें वापस जाना ही होगा। इसके बाद महंत ने उन्हें नहीं रोका और बहुत से उपहार देकर उन्हें विदा किया। उधर समीर सोच रहा था कि क्यों ना मैं चंपावती चला जाऊं, शायद वहां मृगांक को मेरी जरूरत हो। तभी उसे महल के बाहर शोर सुनाई दिया। समीर बाहर आया तो देखा सभी लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। उसने एक सेवक से पूछा तो उसने बताया मृगांक वापस आ चुका है। विश्वा के चेहरे से टपकती हुई खुशी को देखकर ही समीर समझ गया कि मृगांक देवयानी को वापस लाने में सफल हो गया है। मधुमती देवी खुद जाकर देवयानी को रथ से उतार कर ले आई। भाग्यलक्ष्मी भी भागी भागी बाहर आ गई। देवयानी के सुरक्षित वापस आने का मतलब था कि चंदा मारी गई है। जब मृगांक भीतर आया तो भाग्यलक्ष्मी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया, क्या चंदा मर चुकी है? मृगांक ने कहा, अभी तक तो नहीं, लारा उसे मार नहीं सकी, लेकिन उसे कैद कर लिया है। वैसे भी वो आपकी भी गुनहगार है, तो आप ही उसे सही सजा दे सकती हैं। ये सुनकर रानी को अच्छा लगा। फिर उसने देवयानी से उसका हालचाल पूछा और लारा के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही दिनों में आचार्य कश्यप और लारा भी लौट आए। फिर उन दोनों ने जाने की आज्ञा मांगी तो विश्वा ने कहा, आप दोनों कुछ और दिन रुक जाती तो अच्छा रहता, तब तक अधीश भी वापस आ जाएगा। रानी ने जवाब दिया, हमें खुशी होगी, लेकिन अभी हमें जाना होगा। आपको तो पता ही है कितने साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है। अब मैं नहीं चाहती राजकुमार वीरभद्र को एक और दिन उस कैद में रहना पड़े। विश्वा ने कहा, मैं समझ सकता हूं बेटी, जाओ और अपना ध्यान रखना। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। रानी और लारा वापस अपनी दुनिया में चली गईं। सताक्षी और समीर भी वापस तरंगम लौट गए थे। अब उनके साथ मालती भी गई थी। सताक्षी को अपनी माई वापस मिल गई थी। समय बीतने लगा। देवयानी ने एक बालक को जन्म दिया, वही बालक जिसके बारे में चंदा ने कहा था कि यह दुनिया को बदल कर रख देगा। लेकिन इस समय तो सभी उसके जन्म की खुशी मना रहे थे। लेकिन एक कमी जो सबको खल रही थी वो था अधीश का अब तक न आना। अब तो सभी इंतजार कर करके थकने लगे थे और तरह तरह के बुरे विचार भी सबके मन में आ रहे थे, लेकिन कोई भी तरीका नहीं था अधीश के बारे में कुछ भी पता करने का। उधर अधीश लगातार अभ्यास में लगा हुआ था। करीब 5 महीने के लगातार अभ्यास के बाद आखिरकार वो मंत्र हासिल करने में सफल हो ही गया। एक और अंधेरी शक्ति उसे मिल गई थी। उस जानवर से हुए भयंकर युद्ध में अधीश ने जीत हासिल की और बाहर आने का रास्ता उसके लिए खुल गया। साथ ही अग्नि मूरत को भी आजादी मिल गई थी। अग्नि मूरत ने उसका धन्यवाद व्यक्त किया। मांत्रिक अधीश, आज सैकड़ों साल बाद मैं आजाद हुआ हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधीश ने कहा, धन्यवाद तो मुझे आपका व्यक्त करना चाहिए। यदि आप मेरी इतनी सहायता नहीं करते तो मैं तो शायद हमेशा के लिए यहां कैद होकर रह जाता। अग्नि मूरत बोला, अच्छा मांत्रिक अधीश, अब आप बाहर जाकर अपने परिवार से मिलिए, मैं भी चलता हूं। यहां से उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाहर निकलकर अधीश सीधा बलवीर से मिलने पहुंचा। वहां उनसे उसे सारी बातें पता चली, ये भी कि आचार्य कश्यप भी वापस लौट चुके हैं। बलबीर ने कहा, अधीश, मैंने तुम्हारे जितना बहादुर मांत्रिक आज तक नहीं देखा। काश कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए तरंगम में ही रोक सकता। अधीश बोला, आप जब कहेंगे मैं तब आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे जाना ही होगा। बटुकनाथ के महल जाकर वो उनसे मिला और अपना जरूरी सामान भी ले लिया, जो कि बटुक के महल में ही रखा था। इसके बाद समीर से मिलकर वो जल्दी ही प्रकाश नगर की ओर चल पड़ा।
अब वो एक भी क्षण अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था। समीर उसे नगर के बाहर तक छोड़ने आया। लारा और भाग्यलक्ष्मी भी अपनी दुनिया में पहुंच गई थीं। वे चंदा को उसी जगह, उसी कुएं के पास ले गईं, जहां चंदा ने राजकुमार वीरभद्र को कैद किया था। चंदा पर अब तक आचार्य कश्यप की औषधि का असर था। रानी भाग्यलक्ष्मी ने मणि कटार निकाली और कहा, अब मैं इसे मारकर इसका जादू हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लारा ने कहा, जल्दी कीजिए रानी जी, इसे होश आ गया तो कोई नई परेशानी ना खड़ी कर दे। रानी ने कहा, इसे बस होश आने ही वाला है और मैं इसे होश आने के बाद ही मारना चाहती हूं। मैं इसे दर्द से तड़पते हुए देखना चाहती हूं। चंदा को जब होश आया तो उसने रानी भाग्यलक्ष्मी को हाथ में कटार और आंखों में नफरत लिए अपने सामने देखा। उसने एक बार फिर रानी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए रानी, मैं अभी के अभी अपना जादू यहां से हटा लूंगी। रानी ने कहा, माफ कर दूं तुझे? मैं इतनी महान नहीं हूं चंदा। मैं तो तेरे होश में आने का ही इंतजार कर रही थी। मैं तुझे उसी तरह तड़पते हुए देखना चाहती हूं जितना मैं तड़पी हूं चंदा। चंदा के पास अब कहने के लिए भी कुछ नहीं था। रानी ने मणि कटार एक झटके में ही चंदा के कलेजे में उतार दी। चंदा जोर से चीखी और काफी देर तक तड़पने के बाद उसकी जान निकली। चंदा के मरते ही जादू टूट गया और राजकुमार वीरभद्र आजाद हो गया। राजकुमार के साथ ही कुएं में कैद दूसरी आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई। रानी भाग्यलक्ष्मी ने आज पूरे 400 साल बाद राजकुमार वीर को देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। रानी को लग रहा था कि वो क्या करे, लेकिन राजकुमार को देखते ही वो सारी दुविधा और शर्म लिहाज छोड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार वीर को भी रोना आ गया। वे दोनों न जाने कब तक रोते रहे। फिर लारा ने उन्हें याद दिलाया, रानी जी, अब आप दोनों को महल जाना चाहिए। रानी ने कहा, और तुम? लारा बोली, अब मुझे आज्ञा दीजिए रानी जी, मेरा काम खत्म हुआ। अब आप दोनों सुखी रहिए, मैं बस यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से। रानी ने भी उसे जाने दिया। आखिर वो एक घुमंतू कबीले की सदस्य थी। अधीश जब प्रकाश नगर पहुंचा तो उसके आते ही महल में खुशियों का उजाला फैल गया। विश्वाजी ने तो देखते ही उसे गले लगा लिया और बोले, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कड़ी सजा दे दी। अधीश बोला, नहीं पिताजी, माता पिता की तो सजा भी बच्चों के लिए वरदान सिद्ध होती है। आप देखिए, मैं कुछ ऐसा हासिल करके लौटा हूं जो प्रकाश नगर या मंदार में रहकर भी शायद कभी नहीं पा सकता था। विश्वा ने कहा, तुम्हारी सफलता से मैं गर्व महसूस कर रहा हूं और तुम्हें बधाई देता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अधीश ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहिए पिताजी, मंदार से जिस दिन बुलावा आ गया मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी मृगांक वहां आ गया और बोला, ये आते ही कहां जाने की बातें हो रही हैं अधीश? अधीश ने मृगांक को देखा तो उसके गले लगकर उसे पुत्र जन्म की बधाई दी और कहा, कहां है मेरे भांजे श्री? मेरी तो आंखें तरस रही हैं अपनी बहन और भांजे को देखने के लिए। अधीश के अपने बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे, यहां तक कि अब वे अधीश को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अधीश को कई दिन लग गए तब जाकर वे उसके साथ फिर से घुल मिल सके। अमृत और माधवी को भी उससे कई शिकायतें थीं, लेकिन उसके वापस आने की खुशी सबसे ज्यादा थी। घर वापस आकर अधीश को लग रहा था कि परिवार से दूर रहकर वो कितना कुछ खो देता है। उसका मन कर रहा था कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाए, लेकिन ये खुशी और शांति तो शायद अधीश के जीवन में लिखी ही नहीं थी। अभी वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाया था कि मंदार से बुलावा आ गया। लेकिन क्या अधीश वापस जाएगा? और उसका परिवार जो न जाने कब से उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था, कभी अधीश को वापस जाने की आज्ञा देगा? लेकिन यही तो मांत्रिक का जीवन है, यही तो अधीश का सपना था। अधीश परिवार चुनेगा या अपना उद्देश्य? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।